to a party and everyone turns to see. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एजुकेशनल स्टैटिस्टिक की जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर है उसमें दूसरे लेक्चर्स के हवाले से बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि बात करें अपने वेरिएबल्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर, सैम्पलिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जो है इसके मुतालिक हम बात करेंगे। डेटा और पॉपुलेशन जो है इसके हवाले से इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला जितने भी लिसनर्स हैं वो इस काबिल हो सकेंगे कि वो वेरिएबल को एक्सप्लेन कर सकें और वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके मतलब जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगाह हो सकेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डेटा। डेटा क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। पॉपुलेशन के मतलब जो है वो आपको मालूमात दी जाएंगी और टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन जो है इसके मतलब हम बात करेंगे। सैंपल जो है वो स्टैटिस्टिक के अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, इसलिए हम सैंपल को देखेंगे। टाइप्स ऑफ सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं उसके मतलब हम देखेंगे और आप सारे इंशाल्लाह ताला इस काबिल होंगे कि आप इन तमाम टॉपिक्स को जो है वो अपने बिहाफ पे एक्सप्लेन कर सकें। वेरिएबल एंड डेटा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल का मतलब है मुतगय्यर, यानी मुतगय्यर लफ्ज़ तगय्यर से निकला है, तबदल। ठीक है, बदलते रहना, किसी चीज़ का बदलते रहना। जब हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक के अंदर वेरिएबल को लेकर आते हैं तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के अंदर इनकी कभी एक वैल्यू होती है, कभी दूसरी वैल्यू होती है, यानी इनकी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती चली जाती हैं। तो वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन और थिंग्स टू एन अदर। इट इज a characteristics number or quantity that increase or decrease over time or takes different value in different situation। तो अब वेरिएबल जो होगा वो या तो ज़्यादा हो जाएगा उसकी वैल्यू या कम हो जाएगी, और जो इसके लिए सिंबल यूज़ किए जाते हैं वो एक्स वाई जेड जो है वो डिफरेंट तरह के यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स की जब हम बात करें तो हाइट है, वेट है, एज है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स हैं, मार्शल स्टेटस है, आई कलर है, जेंडर एंड क्लास ग्रेड्स वगैरह, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल और सेविंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये चेंज होते चले जाते हैं, टाइम के साथ साथ ज़्यादा भी होती हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ें कम भी होती चली जाती हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो कल हमने देखा, यानी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरिएबल्स जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है तीन डिफरेंट वेज के अंदर, यानी कॉजल रिलेशनशिप होगा वेरिएबल्स के दरमियान, या डिज़ाइन ऑफ द स्टडी के ऊपर डिपेंड करेंगे, या यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं वेरिएबल्स। कॉजल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि चेंज वेरिएबल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन अ फिनोमिना, वेरिएबल which affect the link between cause and effect variables, outcome variables which result from the effect of a change variable, and connecting or linking variables which in certain situations are important to complete relationship between cause and effect। तो variable जो है वो
चेंज होता रहेगा, किसी भी फिनोमिना में चेंजिंग लेकर आएगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट्स का एक रिलेशनशिप होगा। फिर इसके बाद जब भी कोई चीज़ एक वेरिएबल की वजह से कोई दूसरा वेरिएबल चेंज होगा तो उसका अफेक्ट भी होगा। तो ये डिफरेंट तरह के यानी कॉजल रिलेशनशिप वाले वेरिएबल्स जो हैं ये आपको बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से। अब हमने देखा वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आज़ाद मुतगय्यर कहलाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल को देखा था कि इनकम और जो आपकी मेहनत है, यानी मेहनत ज़्यादा करेंगे तो इनकम ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपकी मेहनत होगी और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपकी इनकम होगी। क्योंकि मेहनत के ज़्यादा होने से इनकम ज़्यादा होगी, तो अब इनकम जो है वो डिपेंड कर रही है मेहनत के ऊपर। तो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं ये वो वेरिएबल होते हैं जिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो करता है, आप ये कह लें डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, मोटिवेशन से भी लोग ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो उसमें भी लोग ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद एक टाइप है इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये बेसिकली इंटरवीन करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान ये लिंक प्रोवाइड करते हैं। फिर डिज़ाइन ऑफ स्टडी जो वेरिएबल हैं इसकी जब हम बात करते हैं तो अ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट causation and association may be controlled a quasi experiment or an ex post facto or non experimental study। यानी दो तरह के आपके पास जो है इसमें वेरिएबल्स आते हैं, यानी स्टडी की जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग एक आ जाता है एक्टिव वेरिएबल और दूसरा जो है वो हमारा एट्रीब्यूट वेरिएबल कहलाता है। अब कहते हैं कि एक्टिव वेरिएबल जो है इज अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ये इन्वेस्टिगेटर जो है उस वेरिएबल में किसी तरह की चेंजिंग लेकर आता है और इट चेंज इन अ वेल डिफाइंड एंड केयरफुली मैनिपुलेटेड वे ओवर द कोर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। It is the opposite of an attribute or passive variable which cannot be manipulated। तो एक्टिव वेरिएबल जो होगा उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है इन्वेस्टिगेटर की मदद से, रिसर्चर की मदद से, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और एक्सपेरिमेंट। जबकि एट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स जो होते हैं दीज वेरिएबल कैन बी चेंज और कंट्रोल्ड एंड रेफर टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च स्टडी पॉपुलेशन। जैसे कि डेमोग्राफिक जो है वो फीचर्स होंगे, लाइक एज ग्रुप अगर आप चेंज कर लेते हैं रिसर्च में, आप प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी में चले जाते हैं, क्वालिफिकेशन ले लें, जेंडर्स को ले लें, इनकम को ले लें, दीज आर द एट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स। सम अदर कॉमन वेरिएबल्स जो हैं वो बाइनरी वैल्यू वेरिएबल्स है, यानी ऐसे दीज वेरिएबल्स टेक ओनली टू वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, ट्रू और फॉल्स, yes or no, improved or not improved, completed task or failed to complete task। Second, categorical variable, usually an independent variable or predictor, contains values indicating membership in more than one possible categories। For example, gender, male or female, marital status, married, single, divorced, widow, or brand of a product। A third है confounding variables, these variables that has hidden effect on the experiment। Continuous variable is the fourth type of a variable, and a variable with infinite number of values and its values are obtained by measuring for example height and weight of the student in a classroom, time it takes to get to school, डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची एक्सेट्रा। तो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स जो ये वो वेरिएबल्स हैं जिनका तल्लुक किसी मेजरमेंट के साथ होता है, जैसे हाइट होगी, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, दो प्लेसेस के दरमियान।
नंबर 5 है डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम और रिस्पॉन्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. An independent variable has direct or inverse effect upon dependent variable. In graph, it is plotted on y-axis. यानी जो कार्टेशियन ग्राफ हमारे पास होता है उसमें हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस कहलाता है, एक वाई एक्सिस कहलाता है. तो मोस्टली डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर ड्रा किया जाता है. Independent variable, the variable that is manipulated by the researcher, and in graph it is plotted on x-axis. Nominal variable, it is an other name of categorical variable. Ordinal variable, similar as categorical variable, but there is clear order. For example, level of income, low, middle, and high. Interval variable. An interval variable is a measurement where the difference between two is meaningful. The difference between the temperature of 100 degree and 90 degree as 80 degree, 80 degree and degree. क्योंकि इन दोनों टेम्परेचर्स की जो रेंज है इसमें जो डिफरेंस दिया गया, इंटरवल दिया गया, वो आपका 10 डिग्री का है. तो इसलिए बोथ आर द सेम. Ratio variables like interval variable but has meaningful zero. For example, dose amount, reaction rate, flow rate, concentration, pulse, weight and length. यानी इसमें आपका जीरो नहीं होता, यानी इंटरवल आपका जीरो से नहीं स्टार्ट होता. जिस तरह आप मेडिसिन की जब डोज देते हैं तो वो जीरो नहीं होती, वो मिनिमम भी कोई ना कोई क्वांटिटी ज़रूर होगी. इसी तरह पल्सेस की जब हम बात करेंगे तो वो भी किसी न किसी मिनिमम रेंज के ऊपर होगी. इसी तरह हम वेट या लेंथ की बात करते हैं तो मेजरमेंट के लिए उसका ज़ीरो से आगे होना ज़रूरी है. लेस कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, बेसिकली ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ नहीं होती, लेकिन कंसीडर किए जाती हैं इनको, जिनमें एट्रीब्यूट वेरिएबल आते हैं, कोलिडर वेरिएबल आता है, कोवेरिएट वेरिएबल आता है. तो एट जो है ये आपका स्फीयर के अंदर जो है ये यूज. और कोलाइडर वेरिएबल्स जो है रिप्रेजेंट बाय अ नोड ऑन अ causal graph that has paths pointing in as well as out. Variate variable similarly to an independent variable, it has on effect on the dependent variable, but it's usually not the variable of interest. तो basically ये इतने common use होने वाले नहीं हैं. क्राइटेरियन वेरिएबल, इसके बाद है डाइकोटोमस वेरिएबल, डमी वेरिएबल. ये रिग्रेशन जो है, जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है, उसमें जब हम कोरिलेशन और रिग्रेशन फाइंड करते हैं तो वहाँ पर जो है ये डमी वेरिएबल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं. फिर इसके बाद जो है इंडिकेटर वेरिएबल है, इंटरवेनिंग वेरिएबल हमारे पास मौजूद है. तो ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स जो हैं वो जो कि नॉट कॉमन यूज्ड हैं हमारे पास. इसके बाद हम बात करते हैं डेटा की. मोस्टली स्टैटिस्टिक के अंदर हम इस्तेमाल की है, रिसर्चर्स भी इस्तेमाल करते हैं कि डेटा कलेक्ट करना है. तो बेसिकली डेटा के मतलब जो है वो ज़्यादा क्लियर तरीके से इंफॉर्मेशन होना बेहतर है. तो द टर्म डेटा रेफर्स टू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन a researcher obtains to achieve of his or her research. All research processes started with the collection of data play a significant role in statistical analysis. This term is used in different contexts. Journal, it indicates figures from which conclusions can be drawn, or it is material from which information is obtained. Data are the actual piece of information that you collect through
your study. So here there are different types of data, but the two most prominent types of data is a primary data and the secondary data. प्राइमरी डेटा जो है ये बेसिकली ऐसा डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम रिसर्चर जो है वो कलेक्ट करता है, और रिसर्चर इसको फर्स्ट टाइम जो है वो ऑर्गेनाइज भी करता है, और फिर इसको हम फर्स्ट हैंड रा कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा इज वन विच इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर so so or it is organized by the research the first time, so it is called a first hand data. The data can be collected using various methods like survey, observations, physical testing, mail questionnaire filled and sent by the enumerator, personal interviews, telephonic interviews, focus group discussions, case studies. तो डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो हम अपने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब सेकेंडरी डेटा जो है बेसिकली ये सेकंड हैंड डेटा होता है, यानी इसको रिसर्चर ने खुद कलेक्ट नहीं किया होता बल्कि किसी रेफरेंस के थ्रू जो है वो डेटा रिसर्चर तक जो है वो पहुंचता है, इसलिए इसको सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन कहा जाता है। So second hand information already collected and recorded by an other person with a purpose not relating to current research problem. For example, data collected through census publications is one of the best source of secondary data. Internal record of the organization, reports, books, journals, articles and websites. अब थोड़ा सा पॉपुलेशन और डेटा के दरमियान हम देखते हैं कि जो होती है is generally a large collection of individuals or objects that is the main focus of the scientific theory. तो अब रिसर्च पॉपुलेशन जो है ये आपके पास इंडिविजुअल्स की एक बड़ी तादाद होती है जिससे डेटा कलेक्ट करना होता है। सो पॉपुलेशन commonly contains too many individuals to study conveniently so an investigation is often restricted to one or more samples drawn from it. टाइप्स ऑफ बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर एजुकेशनल रिसर्च में जो टाइप्स इस्तेमाल होती हैं पॉपुलेशन के लिए वो है नंबर 1 द टारगेट पॉपुलेशन. So it's also known as a theoretical population and refer to the entire group of the individuals or objects to which a researcher is interested to generalize the conclusion. This type of population usually has varying degree of characteristics. तो ये target population वो population है जिससे researchers जो है वो interested होते हैं कि अपने जो उनकी रिसर्च की कंक्लूजन्स जो हैं उसको जर्नलाइज कर सकें. सेकंड हमारे पास होती है द एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड इट इज़ नोन एज अ स्टडी पॉपुलेशन. इट इज़ द populations to which a researcher can apply the conclusion of the study. So this population is a subset of a target population. यानी आप इसको ये कहते हैं कि ये सैंपल होता है, यानी टारगेट पॉपुलेशन एज अ होल पॉपुलेशन होगी जो कि आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाएंगे. क्योंकि अब उनकी तादाद के ज़्यादा होने की वजह से आप अपने रिसर्च का डेटा इतना ज़्यादा पर्सन से कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप उनमें से कुछ सैंपल्स जो है उसको ड्रा कर लेते हैं और फिर उनसे अपना डेटा जो है वो फाइंड करते हैं. अब वो जो आपके पास रिस्पॉन्सेज आए सैंपल्स से उसको आपने टारगेट पॉपुलेशन पर अप्लाई किया यानी जर्नलाइज कर लिया. तो जो पॉपुलेशन में करैक्टरिस्टिक्स होंगी, जो खूबियां होंगी, वही खूबियां आपकी सैंपल के अंदर भी मौजूद होंगी क्योंकि आपका सैंपल उस पॉपुलेशन में से ही ड्रा होगा. सो सैंपल in research term, a sample is a group of people, objects or items that are taken from a large population for measurement.
The sample should be representative of the populations to ensure that we can generalize the finding from the research sample to the population as a whole. टाइप्स ऑफ सैंपल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स हैं, दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जो मेजर टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं वो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। Probability sampling, every individual in a population have equal chance of being selected as a subject for the research. So probability sampling type is included on the following technique: simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling and cluster sampling। तो probability sampling जो है इसमें ये चार डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अब सिंपल रैंडम सैंपल की जब हम बात करते हैं तो द सिंपल रैंडम सैंपल इज द बेसिक सैंपलिंग टेक्निक इन स्टैटिस्टिकल मेथड and calculation. To collect a random sample, each unit of population is assigned a number. A set of a random number is then generated and the unit having those numbers are included in the sample. Advantages of simple random sampling. So it is an easy way of selecting a sample from a given population. This method is free from personal bias as each member of population is given equal opportunities of being selected, so it is fair way and one change get representative sample. अगर तो इसके एडवांटेजेस हैं तो डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे और one of the most obvious limitations of random sampling method is its need of a complete list of all members of the population. For larger population, usually this list is not available. In such case, it is better to use other sampling techniques. Stratified sample. Stratified random sampling is a sampling technique in which the researcher divided the entire population into different subgroups and then randomly selected the final subject from the different subgroups. Advantages are given below, and this type of sampling is appropriate when the population has diversified social and ethnic subgroups. Disadvantages of stratified random sampling is by using this type of sampling there is greater chance of our representation of subgroups in the sample. Cluster sampling. Cluster sampling may be used when it is either impossible or not feasible to collect a complete list of the elements that make up the population. Usually, the population elements are already grouped into subpopulations and list of those populations already exist or can be created. So here some advantages of cluster sampling is this type of sampling is appropriate for larger population and it saves time and resources. But on the other hand, some disadvantages are also here. In this type of sampling, there is a great selecting a sample that is not representative of the whole population. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी 4 सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं जो कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड जजमेंटल सैम्पलिंग कहलाती हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं तो इन दिस टेक्निक अ रिसर्चर रिलाइज ऑन वेरिएबल such available subjects such as stopping people in the market or on street corners as they pass by.
This method is extremely risky and does not allow the researchers to have any control over the representativeness of the sample. It is useful when the researcher wants to know the opinion of the masses on a current issues. It is not possible to use the results from a convenient sampling to generalize to a wider population. तो convenient sampling जो होती है ये थोड़ी रिस्की है क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्ट जो है अपने स्टूडेंट जो होते हैं उनसे रिस्पॉन्सेस लेता है जिस तरह आपने करंट अफेयर के ऊपर डिफरेंट एंकर पर्सन्स जो हैं वो मार्केट में जाके जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो कहीं पे लोग हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम इस सैम्पलिंग से जो डेटा मिलता है इसको बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो जनरलाइज कर सकें. Snowball sampling. In snowball sampling, researchers select a few people and then with the help of those people select more participants, so on. ये सिलसिला चलता रहता है. Quota sampling. A quota sample is one in which units are selected into a sample on the basis of pre-specified characteristics so that the total sample has the same distribution of characteristics assumed to exist in the population. Usually in quota sampling, characteristics may be such as age, gender, religion, and so on. Judgmental sampling and another name of this type of sampling is purposive sampling. In this technique, sample is selected on the base of population and the purpose of the study. For example, when educational psychologists want to study the emotional and psychological effects of punishment, a sample that will include only students who ever had received corporal punishment. In this case, the researchers use purposive sample because those being selected specific purpose or descriptions that to conduct research. आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके डेटा, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग्स, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी